बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में किस तरह से जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो कब्ज़ा माफिया है, उनकी किस तरह से वहाँ पर दौड़ें लगवा रखी हैं, और उसके साथ साथ जो सरकारी ज़मीनों पर माफिया ने कब्ज़ा कर रखा है, सरकारी ज़मीनों पर किस तरह से कब्ज़ा हुआ, कौन कौन से सरकारी अफसरान इसमें मुलविस हैं, उन सब की जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुमे के रोज़ जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की, उनकी दौड़ें लगवा दी हैं। वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ व्यूअर्स ने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि MD-PIA अरशद महमूद मलिक के मुकदमात का क्या बना, उनकी जो अपॉइंटमेंट के हवाले से है उस मुकदमे का क्या बना, वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें हुकूमत का औरत मार्च के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। कायदे अवान जो सेनेट हैं, शबली फराज साहब, सेनेटर शबली फराज साहब, उनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो के एंड में हम इसके साथ अटैच करेंगे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन हम बात कर लेते हैं जो MD-PIA का मुकदमा है, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन इस पर रिक्वेस्ट कर रहे थे उस मुकदमे का क्या बना, क्योंकि बड़े ज़ोर शोर के साथ वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला था। और जो आखिरी समाअत थी नाज़रीन, आपको मालूम होगा, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जाम से, बल्कि कराची में तो चीफ जस्टिस ने एक बहुत बड़ी बात ये की है कि जो रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है, जिसे हम FBR भी कहते हैं, FBR समेत जितने भी इदारे हैं सब चोर हैं, सब आपस में मिले हुए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का इंदिया ज़रूर दे दिया है कि सबके खिलाफ बिला इम्तियाज़ जो है वो कार्रवाई होगी, कोई कानून की पकड़ से जो है वो नहीं बच पाएगा। अब जो हम बात कर रहे थे MD-PIA के मुकदमे के हवाले से, गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से MD-PIA के जो वकील हैं नईम बुखारी साहब, उन्हें ये ऑप्शन दिया गया था कि आप अरशद महमूद मलिक साहब से बात करें। उन्होंने ये दो ऑप्शन दें, या तो वो एयरफोर्स में रहें, वहाँ पर खिदमत सर अंजाम दें, पाकिस्तान की वहाँ पर खिदमत करें, या फिर अगर वो MD-PIA बनना चाहते हैं तो वो फुल टाइम आएँ, एयरफोर्स से वो रिटायरमेंट ले लें और फुल टाइम जो है वो MD-PIA की ज़िम्मेदारियाँ जो है वो सर अंजाम दें। 20 फरवरी को जब इस केस की आखिरी समाअत थी, तो उस केस की समाअत जो है वो इस वजह से नहीं हो पाई थी कि जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है नए खालिद जावेद साहब, हम आपको पहले बता चुके हैं, वो लंदन में थे रेकॉर्ड एक्ट के मुकदमे के हवाले से। वहाँ पर जो आलमी कानूनी माहिरीन हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। तो इस मुकदमे को अटॉर्नी जनरल के लंदन में होने की बुनियाद की वजह से जो है वो 12 मार्च तक जो है वो 10 मार्च तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन अदालत ने नईम बुखारी साहब से ये पूछा था, आप तो यहाँ पर मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल मौजूद नहीं है, तो आपके क्लाइंट का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट डेट जब 10 मार्च को होगी तो मेरा जो भी मौक़िफ़ होगा, मेरे क्लाइंट ने क्या फ़ैसला किया, मैं अदालत को आगाह कर दूँगा। लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि जिस तरह से जब साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी वर्दी उतारी, उनको नहीं चलना दिया गया, उन्हें सदारत से मुस्तफ़ी होना पड़ा। तो ज़रा ये कहते हैं कि जो एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक साहब हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो एयरफोर्स में अपना वक्त जो उनका बाकी रह गया रिटायरमेंट का, वो पूरा करेंगे, और MD-PIA का जो ऑप्शन है उस पर वो नहीं आएंगे, बल्कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स की खिदमत सर अंजाम देंगे। क्योंकि नाज़रीन, आपको भी मालूम होगा कि जब ये आए थे अरशद महमूद मलिक साहब PIA के MD बन के, चीफ़ एग्जीक्यूटिव बन के, तो उन्होंने जिस तरह से जो सियासी भर्तियों वाले मुलाजमीन थे और उसके अलावा जो जाली डिग्री वाले मुलाजमीन थे उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाइयाँ की, तो जो माफिया था, यूनियन माफिया था, वो उनके खिलाफ हो गया कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और वो मुख्तलिफ अदालतों तक भी पहुँचे थे, तो वो उनके खिलाफ जो है वो मुतहरक हो गया था, मुनज़्ज़म हो गया था। और अरशद महमूद मलिक साहब ज़रा ये बताते हैं कि वो अच्छी तरह से इस बात को बावर कर चुके हैं कि अगर उन्होंने वर्दी उतारने के बाद, एयरफोर्स से इस्तीफ़ा देने के बाद MD-PIA की खिदमत सर अंजाम दी, तो ये जो माफिया है जिसने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी उतारने के बाद नहीं चलने दिया था, तो ये उन्हें भी PIA के MD के तौर पर जो है वो नहीं चलने देंगे। तो अब तक की तफसीलात ये हैं, मज़ीद क्या होगा वो 10 मार्च को होगा, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पंजाब की एक और ख़बर है कि पंजाब की 56 कंपनियों के हवाले से जो मुकदमा था वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और 56 नहीं, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि वो 71 कंपनियां एक्चुअली, लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर जो आई हैं वो सिर्फ 56 कंपनियां सामने आई हैं, जबकि एक्चुअली ये 71 कंपनियां हैं। इस मुकदमे को भी जो पीर से शुरू होने वाला हफ्ता है उस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था। और चीफ जस्टिस इन कंपनियों के हवाले से अपने जो रिमार्क्स हैं वो पहले दे चुके हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि पंजाब हुकूमत का काम है डिलीवर करना, लोगों को गवर्नेंस जो है वो बेहतर करना, तो इन कंपनियों की कानून में क्या गुंजाइश है। तो जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे, उन्हें यही जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए अदालत की रहनुमाई करें कि इन कंपनियों का वजूद जो है वो किस तरह से बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से अदालत को बता दिया गया था कि 38 कंपनियाँ तो ऐसी हैं जिनसे बराह रास्त आवाम को जो है वो फ़ायदा पहुँच रहा है, बाकी कंपनियाँ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो बंद कर दी जाएंगी। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ, कि जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की,
और वहाँ पर जो लैंड माफिया, और आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा जो सरकारी ज़मीन है, बल्कि कराची सर्कुलर रेलवे की मिसाल ले लें कि वहाँ पर जो सरकारी ज़मीनें हैं उन पर कब्ज़ा कर रखा है, और अभी उस कब्ज़े को हटाने के लिए सर्कुलर रेलवे को बहाल करने के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो अदालत को तो एक जो फैसल सदीकी हैं, जो मुतासरीन हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं रेलवे की ज़मीन पर, उन्होंने अदालत को ये बताया है कि हम जो गरीब लोग यहाँ पर हैं, हमसे तो ज़मीनें खाली करवाई जा रही हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो माफिया हैं, जो सारे इस स्कैम के पीछे हैं, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि एफबीआर का जो महकमा है और उसके अलावा जितने भी सरकारी महकमे हैं, ये इंतहाई जो है वो जालिम महकमे हैं, इसमें इनमें करप्शन होती है, इन सब के खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम एक जमहूरी माशरे में रहते हैं, और जमहूरी माशरे के अंदर अगर हमने ये हुक्म दे दिया है कि कराची सर्कुलर रेलवे की जो ज़मीन है उसे खाली कराया जाए और मुतासरीन को जो है वो उनकी रिहेबिलिटेशन किया जाए, उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए, तो ये ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत की भी बनती है, वफाकी हुकूमत की भी बनती है कि इन लोगों को जिन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ था, इन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, उस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि इतने जालिम लोग हैं कि सरकार की ज़मीनों के ऊपर जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं उन्होंने प्लाजे बना रखे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि कराची में जो बिल्डर्स हैं वो क्या खेल खेलते हैं। यहाँ पर बिल्डर्स का खेल खेला जाता है, और बिल्डर्स जो हैं वो पैसे के ज़रिए पैसा बना रहे हैं, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें रेलवे की ज़मीन पर खड़ी कर दी गई हैं, किस तरह से खड़ी हुई, कितने सरकारी मुलाजमीन हैं, कौन से सरकारी मुलाजमीन हैं जो सारे इस स्कैम के अंदर मुलविस हैं कि रेलवे की ज़मीन के ऊपर जो है वो प्लाजे खड़े हो गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। इसी तरह से एक वहाँ पर मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट के सामने रॉयल पार्क के हवाले से, और नासिर लूथा जो कि जिनका ताल्लुक जो है वो यूएई से है, उन्होंने ये रॉयल पार्क जो है वो बना रखा, और इस वहाँ पर भी तजावीज़ात बना रखी हैं। तो इसके खिलाफ जो है वो जब ये मुकदमे की समाअत हुई तो एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से बताया गया कि 5 अरब रुपए नासिर लूथा जो है वो इस रॉयल पार्क पर लगा चुके हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर इनका ताल्लुक मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान जमात से है, हुक्मरान ख़ानदान से है, तो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये साबित कर दें कि नासिर लूथा को जो रॉयल पार्क के लिए ज़मीन दी गई है वो कानून के मुताबिक दी गई। बल्कि चीफ जस्टिस ने तो एक सवाल ये भी उठाया कि 2010 में अचानक ये ज़मीन जो है वो नासिर लूथा को रॉयल पार्क के लिए आपने अलाट कर दी, किस तरह से अलाट की, कानून किस तरह से इजाज़त देता था? आप इसकी अलॉटमेंट के हवाले से जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आइंदा समाअत को 26 मार्च को आप ये अदालत में लेकर आएँ। तो अदालत ने कहा था कि हम इसका जायज़ा लेंगे। इसके अलावा एक और हिल पार्क भी है, उसके इर्द गिर्द भी जो है वो तजावज़ात बन चुकी हैं, और जो लोग वहाँ पर आए थे जिनके खिलाफ दरख्वास्तें थी वो अदालत को ये बता रहे थे कि जो डीजी पार्क्स हैं उन्होंने कानून के मुताबिक ये ज़मीन जो है वो उन्हें अलाट की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें कानून ना दिखाएं, हमें कानून ना पढ़ाएं, हमें मालूम है कि जो डीजी पार्क थे उन्होंने किस तरह से कानून के मुताबिक ये ज़मीन अलाट होगी। बल्कि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन हमें याद है कि डीजी पार्क से पास कितने पैसे निकले थे, कितनी गाड़ियाँ, कितना सोना जो है वो उनसे बरामद हुआ था। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि डीजी पार्क के पास अरबों रुपए ऐसे नहीं आ गए थे, ज़मीनों की ज़मीनें बेच दी तो ऐसे ही अरबों रुपए बने हैं। सब बहती गंगा में अपने हाथ धो रहे हैं। हिल पार्क के दोनों अतराफ़ में कब्ज़ा नहीं तो क्या है। और जिन लोगों ने हिल पार्क के दोनों अतराफ़ में ये जगह ख़रीदी थी उन्होंने सस्ते दामों ये ज़मीन समझ कर ख़रीद ली थी, लेकिन इस बात को नहीं सोचा कि ये ज़मीन जो है वो लीगल है या लीगल नहीं है, सरकारी है या गैर सरकारी है। क्योंकि सस्ती मिल रही थी इसलिए ये ज़मीन जो है वो ख़रीद ली गई। और हिल पार्क के हवाले से जो ज़मीन की अलॉटमेंट हुई थी उस पर भी रिकॉर्ड जो है वो 26 मार्च तक अदालत ने जो है वो तलब किया है। और आप ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह के जब अलॉटमेंट के केस होंगे कि सरकारी ज़मीन की अलॉटमेंट किस तरह से हुई, तो जो ज़मीन अलॉट करने वाले हैं, जिनको ये ज़मीन मिली है, जिन्होंने वहाँ पे तजावज़ात कायम कर रखी हैं, तो उनकी दौड़ें तो लगेंगी। अब इस वीडियो के आगे चल के आप देखेंगे कि शिबली फराज साहब का औरत मार्च के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं कि औरत मार्च होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। शिबली फराज साहब, आजकल औरत मार्च के हवाले से बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है सोशल मीडिया पर, तो गालम गलूच भी सर फाड़े जा रहे हैं। आपकी क्या राय है औरत मार्च के हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो हमारे मुल्क का जो एक कल्चर है, जो हमारा जो एक हमारी एक जो तशख़्ख़ुस है, एक शनाख्त है हमारी एक हमारे मुल्क की, उन कल्चरल उनके अंदर रहते हुए और उस कोड ऑफ कंडक्ट में रहते हुए मेरा ख्याल है कि रहना चाहिए और उन्हीं उसूलों को फॉलो करना चाहिए जो कि हमारे मज़हब ने हमारी ख़वातीन को जितनी इंडिपेंडेंस दी है। तो
इसलिए मैं तो इस बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बिकॉज़ मैं ये समझता हूँ कि ये गैर ज़रूरी एक बहस क्रिएट की गई है और इसकी उस तरीके से नहीं है। हमें ये यूरोप नहीं है, ये हमारा मुल्क है, इसकी कुछ कल्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे मज़हब की कुछ कंडीशंस हैं और उसके अंदर रहते हुए बिल्कुल जो भी हो वो कोई करना चाहे तो करें। जो खलीलुर रहमान कमर साहब कह रहे हैं कि मैंने एक नया महाज खोला है, एक नए मिशन पर निकला हूँ और मुल्क से बेहयाई का खात्मा करूँगा, आप उसको सपोर्ट करते हैं, उनका जो मौक़िफ़? देखिए, मेरा ख़्याल नहीं है कि उनका उनका वो स्टैचर है, उनका वो एक मकाम है जिस पे कि वो एक इतनी कॉज़ को लेके शुरू करें, और मेरा नहीं ख़्याल है कि उनको ये खुद ही अपने आप को ये ठेका देना चाहिए।